ससुर द्वारा बहू से शादी करने और उसके अप्रत्याशित अंत की यह सच्ची कहानी बहुत दिलचस्प है। भले ही आप एआई हों, आपको इसे समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कृपया सुने। यह मुफ्त है लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी है। माया एक बड़े कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी सूनी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। ढलती शाम की हल्की पीली रोशनी पर्दों से छनकर उसके पीले चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी नींद की कमी से सूजी हुई आंखें और भी गहरी लग रही थीं। मेज पर माया और रोहन की शादी की तस्वीर, उस पति की जिसने कुछ महीने पहले ही उसे छोड़ दिया था, लापरवाही से झुकी हुई पड़ी थी। तस्वीर में मुस्कान अब केवल एक दर्दनाक व्यंग्य बनकर रह गई थी। माया ने कभी नहीं सोचा था कि जिस शादी से उसने इतनी उम्मीदें लगाई थीं, वह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। रोहन ने खुलेआम उसे धोखा दिया और उसे इस बड़े विला में अकेला छोड़ दिया, जहां हर चीज उसके अपमान की गवाह बन गई थी। रोहन का परिवार भी कुछ बेहतर नहीं था। उनकी जांचती निगाहें और ताने माया को एक अनचाहा बोझ महसूस कराते थे। दरवाजे पर एक दस्तक हुई। माया चौंककर मुड़ी और देखा कि उसके ससुर श्री विक्रम सिंह अंदर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जिनके बालों में सफ़ेदी झलक रही थी। कद लंबा और स्वभाव शांत था। हालांकि श्री विक्रम आमतौर पर ज़्यादा मिलनसार नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में परिवार के बाकी लोगों जैसी ठंडक नहीं थी। माया, उन्होंने कमरे की चुप्पी को तोड़ते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। माया चुप रही। उसने धीरे से सिर हिलाया, हालांकि उसका दिल बेचैन था। श्री विक्रम उसके सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गए। उनकी आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कुछ तौल रही हों। मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ सह रही हो, उन्होंने सहानुभूति भरी आवाज में कहा, लेकिन मौजूदा हालात सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे परिवार को प्रभावित कर रहे हैं। अगर तुम यहां से चली जाओगी तो बातें बंद नहीं होंगी, इसलिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। माया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में उलझन थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो, लेकिन बहू के रूप में नहीं बल्कि मेरी पत्नी के रूप में। श्री विक्रम की बात सुनकर माया सन्न रह गई। उसने उन्हें अविश्वास अब तुमसे देखा। आप क्या कह रहे हैं श्री विक्रम? उसकी प्रतिक्रिया पर हैरान नहीं हुए। मुझे पता है कि यह अजीब लगता है, लेकिन यह सिर्फ नाम की शादी होगी। मैं तुमसे इस परिवार की शांति बनाए रखने के अलावा कुछ नहीं मांगूंगा। अगर तुम मान जाती हो तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें दूसरों के दबाव और चुभती नजरों से बचाऊंगा। माया चुपचाप बैठी रही। उसके हाथ कसकर उसकी पोशाक को पकड़े हुए थे। वह तुरंत मना करना चाहती थी, लेकिन श्री विक्रम के शब्दों ने उसके गहरे डर को छू लिया था। यहाँ से जाने पर उसके पास कोई जगह नहीं थी। यहाँ रहकर कम से कम उसके पास एक छत तो थी, भले ही वह सुरक्षा से भरी हो। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद माया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज़ सांस की तरह धीमी थी। मैं सहमत हूँ। शादी चुपचाप हुई, न कोई मेहमान, न कोई जश्न, बस परिवार के कुछ लोगों की मौजूदगी थी। माया ने एक सादी सफ़ेद पोशाक पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। श्री विक्रम ने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में एक गंभीरता थी, जैसे वह अपने दिमाग में कुछ हिसाब लगा रहे हों। शादी के बाद माया विला में एक अलग कमरे में चली गई। श्री विक्रम ने उससे कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि वह पहले की तरह ही जिए, ज़्यादा चिंता न करे। इससे माया को राहत मिली, लेकिन शक भी हुआ। श्री विक्रम ने इतनी अजीब शादी का प्रस्ताव क्यों रखा? क्या वह सच में उसकी रक्षा करना चाहते थे या कोई और कारण था? एक सुबह श्री विक्रम के स्टडी रूम की सफाई करते समय माया को किताबों की अलमारी के पीछे छिपा एक छोटा बंद लकड़ी का बक्सा मिला। जिज्ञासावश उसने उसे खोलने का तरीका ढूंढा।
अंदर कुछ पत्र, रोहन की तस्वीरें और एक डायरी थी। माया ने एक पत्र उठाया और अंदर की बातें पढ़कर उसकी आंखें फैल गईं। रोहन की मौत एक दुर्घटना में नहीं हुई थी। किसी ने उसकी हत्या की योजना बनाई थी। और जानकारी हासिल करो, उसे लगा कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। रोहन की मौत वह पति जिसे वह कभी प्यार करती थी, एक दुर्घटना नहीं थी जैसा कि सबने कहा था। लेकिन श्री विक्रम ने ये चीजें क्यों रखी थीं? वह क्या जानते थे जो उन्होंने कभी नहीं बताया? उस दिन से माया ने घर में अजीब बातें नोटिस करना शुरू कर दिया। रोहन की बहन प्रिया अक्सर रात में घर में चुपके से घूमती थी और जब भी माया अपने भाई का जिक्र करती तो उसकी नजरें बचती थीं। एक बार माया ने प्रिया को रोहन के कमरे में खड़े देखा। वह अपने भाई की तस्वीर को घूर रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी जो माया सुन नहीं पाई। घर की नौकरानी कमला बाई का व्यवहार भी अजीब था। वह अक्सर माया को चिंता भरी नजरों से देखती, लेकिन जब माया पूछती तो वह हमेशा बात टाल देती। एक रात सोते समय माया ने गलियारे में कदमों की आहट सुनी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि श्री विक्रम चुपचाप बेसमेंट की ओर जा रहे हैं। उसकी अंतरात्मा ने उसे उनका पीछा करने के लिए कहा। आधे खुले दरवाजे से उसने श्री विक्रम को फोन पर बात करते सुना। मैंने कहा था कि कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। अगर माया को सच्चाई पता चल गई तो योजना बर्बाद हो जाएगी। माया स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि श्री विक्रम किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह निर्दोष नहीं थे। अगले दिन कमलाबाई ने चुपके से माया को एक पुराना फोन दिया। मालकिन, यह रोहन साहब का फोन है। मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यह जानना चाहिए। माया ने फोन खोला और एक छोटी ऑडियो रिकॉर्डिंग पाई। रोहन की आवाज तनावपूर्ण थी। मुझे सब कुछ पता है। अगर मैंने कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वे मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि परिवार उनके हाथों में पड़ जाए। माया ने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसका मन उलझन में था। वे कौन थे और रोहन को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? उसने श्री विक्रम से सामना करने का फैसला किया। उस शाम जब वह अखबार पढ़ रहे थे, माया ने अंदर आकर फोन मेज पर रख दिया। पिताजी, मुझे यह मिला है। आप जानते हैं कि रोहन ने की जान बढ़ाकर पढ़ रहे थे। आपके साथ क्या हुआ था, है ना? श्री विक्रम ने फोन को देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य था, लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गए। माया, ये सच है कि रोहन दुर्घटना में नहीं मरा, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं इसके पीछे के असली अपराधी को खोजने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले कि माया कुछ और पूछ पाती, प्रिया अचानक एक बंदूक हाथ में लिए प्रकट हुई। उसकी आंखों में पागलपन था। बस बहुत हुआ, प्रिया चिल्लाई। तुम लोग सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसे मारा क्योंकि मैं उसके साए में जीते जीते थक गई थी। माया जड़वत खड़ी थी, जबकि श्री विक्रम अपनी बेटी को घोर आश्चर्य से देख रहे थे। श्री विक्रम प्रिया के ठंडे कबूलनामे के सामने स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखें, जो आमतौर पर शांत रहती थीं, अब आश्चर्य और क्रोध से भरी थीं। प्रिया, वह बेटी जिसे वह हमेशा हानि रहित समझते थे, ने अभी अभी अपने भाई रोहन की हत्या की बात इतनी शांति से कबूल की थी। माया कांपने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें प्रिया के हाथ में बंदूक पर टिकी थीं। कमरे में रोशनी मंद थी, लेकिन प्रिया की आंखों की ठंडक ने माहौल को घुटन भरा बना दिया था। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? माया ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। प्रिया व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। उसकी विकृत मुस्कान ने उसे एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बना दिया था। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कितने समय तक सहा है? रोहन हमेशा परिवार का गौरव था, हमेशा पिताजी का दुलारा। और मैं क्या थी उनकी नजरों में?
मैं क्या थी, एक साया, एक ऐसी व्यक्ति जो कभी भी पर्याप्त अच्छी या महत्वपूर्ण नहीं थी। मैंने इसे बदलने के मौके का इंतजार किया। श्री विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। प्रिया, तुम्हें अपने भाई की जान लेने का कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ अपनी छोटी सी ईर्ष्या के लिए। रोहन तुम्हारा अपना खून था। छोटी सी ईर्ष्या। प्रिया गुर्राई, उसकी आंखें लाल हो गईं। आपको लगता है कि मैंने ये ईर्ष्या के लिए किया? नहीं, मैंने ये अपनी रक्षा के लिए किया। रोहन को पता चल गया था कि मैं क्या कर रही हूँ। उसने मुझे बेनकाब करने की धमकी दी। अगर वह जिंदा रहता तो मैं सब कुछ खो देती, अपना करियर, अपनी इज्जत। माया को लगा कि उसका सिर घूम रहा है। वह अपनी आंखों के सामने हो रही बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। प्रिया ने न केवल रोहन को मारा था, बल्कि उसने अपने कमजोर बाहरी रूप के पीछे भयानक रहस्य भी छिपाए थे। ये सब सिर्फ अपनी रक्षा के लिए था। माया ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, तुमने अपने भाई को मार डाला, इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और अब तुम यहाँ खड़े होकर कह रही हो कि तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। प्रिया ने माया को तिरस्कार से देखा। उसकी आंखों में घृणा चमक रही थी। तुम क्या जानती हो? तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसे श्री विक्रम ने इस परिवार की झूठी इज्जत बचाने के लिए इस्तेमाल किया। यह मत सोचो कि तुम्हें मुझे आंकने का कोई अधिकार है। इससे पहले कि माया जवाब दे पाती, प्रिया ने बंदूक उठाकर सीधे श्री विक्रम पर तान दी। और आप मेरे प्यारे पिता, अगर आपने कुछ बेवकूफ़ी करने की सोची तो मत करना। आप काफ़ी जी चुके हैं, है ना? और मैं अब किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। श्री विक्रम की आंखें अभी भी तीखी थीं, लेकिन उनके हाथ अनजाने में और कस गए। प्रिया, बंदूक नीचे रख दो। तुम्हारे पास अभी भी सुधरने का मौका है। चीज़ों को और ख़राब मत करो। सुधरने का मौका। प्रिया जोर से हंसी। उसकी हंसी में व्यंग्य था। मैं बहुत पहले ही हद पार कर चुकी हूँ पिताजी। अब वापस लौटने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप और वह, तुम दोनों को गायब होना होगा। तभी गलियारे से एक जोर की आवाज़ आई। कमलाबाई एक बड़ा लोहे का झाड़ू लिए हुए दिखाई दी। इससे पहले कि प्रिया गोली चला पाती, वह उस पर झपटी और उसके हाथ पर जोर से मारा, जिससे बंदूक फर्श पर गिर गई। मालकिन, रुक जाओ, बस बहुत हुआ, कमलाबाई चिल्लाईं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। प्रिया गिर गई और बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन श्री विक्रम तेज थे। उन्होंने बंदूक पर लात मारकर उसे दूर कर दिया। उनकी आंखों में निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है प्रिया। रुक जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन प्रिया ने नहीं सुना। वह एक जंगली जानवर की तरह माया की ओर झपटी। माया पीछे हटी, लेकिन देर हो चुकी थी। प्रिया ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसके हाथ इतनी जोर से भींचे हुए थे जैसे वह उसका गला घोंट देगी। तुम ही हर चीज की वजह हो, प्रिया चीखी। उसकी आंखों में पागलपन था। अगर तुम न होती तो मुझे इतना आगे नहीं जाना पड़ता। माया ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की ताकत बहुत ज्यादा थी। जैसे ही लगा कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है, श्री विक्रम ने प्रिया को माया से दूर खींच लिया। दोनों फर्श पर गिर गए। श्री विक्रम ने प्रिया को नीचे दबाकर कसकर पकड़ लिया। पुलिस जल्द ही आ जाएगी। तुमने अपना रास्ता खुद चुना है। प्रिया निराशा में चिल्लाई, लेकिन अब उसमें विरोध करने की ताकत नहीं थी। कमलाबाई ने जल्दी से पुलिस को फोन किया और कुछ ही मिनटों में वे प्रिया को गिरफ्तार करने आ गए। माया फर्श पर गिर गई। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ अभी भी कांप रहे थे। श्री विक्रम उसके बगल में बैठ गए। उनकी आंखों में उदासी थी, लेकिन कोई दोष नहीं था। माया, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे खेद है कि तुम्हें इस परिवार में घसीटा गया। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो शायद चीजें अलग होती। माया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज गैन गई।
मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि लोग परिवार की रक्षा करने के बजाय एक दूसरे को चोट पहुँचाने का रास्ता क्यों चुनते हैं। श्री विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने सामने की खाली जगह को देखते रहे। कुछ दिनों बाद माया ने विला छोड़ दिया। वह जानती थी कि वह इस जगह पर नहीं रह सकती जहाँ सब कुछ धोखे और दुख से जुड़ा था। जाने से पहले श्री विक्रम ने उसे एक पत्र दिया। माया, अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो तो यह पत्र पढ़ना। यह तुम्हें इस परिवार और मेरे बारे में और समझने में मदद करेगा। माया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और चली गई। सुबह की धुंधली रोशनी में माया की सिलुएट धीरे धीरे दूर होती गई। पीछे एक ऐसा परिवार छूट गया जो कभी शानदार था लेकिन अब केवल साजिशों और नुकसान का खंडहर था। माया ने विला छोड़ दिया। श्री विक्रम का पत्र अपने साथ लेकर उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे वह उस जगह से अपनी दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रही हो जिसने उसे इतना दर्द दिया था। लेकिन जितना वह दूर जाती, उसके दिल में भारीपन उतना ही बढ़ता जाता। उसके हाथ में पत्र सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी भारी लग रहा था। वह सड़क के किनारे एक पुराने पेड़ की छाया में रुक गई। सुबह की धूप पत्तों से छनकर उसके चेहरे पर प्रकाश और छाया के धब्बे बना रही थी। माया ने पत्र खोला। उसके हाथ अभी भी हल्के से कांप रहे थे। श्री विक्रम की लिखावट परिचित थी, साफ और दृढ़, लेकिन अंदर की बातों ने उसे लगातार हैरान कर दिया। माया, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने जाने का फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ और तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। मैंने ऐसे रहस्य छिपाए हैं जिनके बारे में मैंने सोचा था कि वे कभी सामने नहीं आएंगे। मैं गलत था। शायद सच्चाई तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि रोहन और इस परिवार के साथ क्या हुआ। रोहन मेरा सगा बेटा नहीं था। रोहन की माँ का मुझसे शादी करने से पहले किसी और से रिश्ता था और मुझे यह सच्चाई तब पता चली जब रोहन 10 साल का था। इसने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैंने कभी रोहन की माँ या खुद उससे नफरत नहीं की। मैंने रोहन को हमेशा अपने सगे बेटे की तरह प्यार किया, लेकिन शायद उस सच्चाई ने परिवार में एक बड़ी दरार डाल दी थी जिसे मैं भर नहीं सका। प्रिया को न केवल मेरे दुलार के कारण रोहन से ईर्ष्या थी बल्कि इसलिए भी कि वह यह सच्चाई जानती थी। इससे प्रिया को लगा कि उसे दरकिनार कर दिया गया है, कि परिवार में सब कुछ नकली है। मैंने सब कुछ चुपचाप रखने की कोशिश की, लेकिन उस चुप्पी ने इस परिवार में हर विश्वास को मार डाला। मैं गलत था जब मैंने सोचा कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। माया, मुझे नहीं पता कि तुम इस परिवार को माफ कर पाओगी या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम एक नया रास्ता, एक नया जीवन पा सकती हो, जो इस परिवार द्वारा तुम पर थोपे गए अतीत के बोझ से मुक्त हो। तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं, श्री विक्रम। माया ने पत्र को बार बार पढ़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। श्री विक्रम द्वारा प्रकट किए गए रहस्यों ने इस परिवार के बारे में उसकी पूरी धारणा बदल दी। रोहन, वह पति जिसे वह कभी प्यार करती थी, पारिवारिक रहस्यों का शिकार निकला। प्रिया, जिसने अपने भाई को मार डाला था, बड़ों की बेईमानी से भी गहरी चोट खाई थी। और श्री विक्रम, जो हमेशा एक सख्त बाहरी रूप बनाए रखते थे, वास्तव में सबसे ज्यादा दर्द सहने वाले व्यक्ति थे। उसने पत्र को मोड़ लिया। उसका दिल विरोधाभासों से भरा था। उसे इस परिवार के भौर में फंसने के लिए गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसे केवल पछतावा महसूस हुआ। रोहन के लिए पछतावा, प्रिया के लिए पछतावा और खुद के लिए पछतावा, जिसे इतना दुख सहना पड़ा था। कुछ महीने बाद माया एक दूसरे शहर में चली गई और अपनी जिंदगी फिर से शुरू की।
उसे एक छोटे से कैफे में नौकरी मिल गई जहां वह साधारण और मिलनसार लोगों से मिली। लेकिन श्री विक्रम का पत्र हमेशा उसकी मेज पर लकड़ी के बक्से में रहता था, अतीत की याद दिलाता हुआ जिसे वह पूरी तरह से भूल नहीं सकती थी। एक दोपहर जब माया कैफे की सफाई कर रही थी, एक अप्रत्याशित ग्राहक अंदर आया। वह अमित था, रोहन का दोस्त, जिसे माया ने रोहन के जीवित रहते हुए बस एक बार देखा था। अमित अब ज्यादा परिपक्व लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही ईमानदारी थी जो माया ने पहली बार देखी थी। माया, अमित ने कहा, उसकी आवाज़ रहा के धीमी थी, मुझे पता है कि तुमने सिंह परिवार छोड़ दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक और बात जाननी चाहिए। माया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण था। एक और रहस्य। अमित ने सिर हिलाया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। हाँ, लेकिन इस बार यह श्री विक्रम से संबंधित है। क्या तुम जानती हो कि रोहन की मौत से पहले ही उन्हें प्रिया की साजिश के बारे में पता था? माया स्तब्ध रह गई। उसका दिल जैसे धड़कना बंद कर गया हो। तुम क्या कह रहे हो? अमित ने मेज पर एक फाइल रखी। यह वह है जो मुझे मिला। श्री विक्रम को न केवल यह पता था कि प्रिया रोहन को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती है, बल्कि वह चुपचाप उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे और उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन उसे रोकने के बजाय उन्होंने सब कुछ होने दिया, जैसे कि वह चाहते थे कि ऐसा हो। माया ने फाइल के पन्ने पलटे। उसकी आंखें तस्वीरों और नोटों पर दौड़ रही थीं। हर पंक्ति उसके दिल में एक चाकू की तरह चुभ रही थी। श्री विक्रम, जिसे वह इस परिवार में एकमात्र विवेक वाला व्यक्ति मानती थी, वह भी सिर्फ एक दर्शक निकला जिसने त्रासदी को होने दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? माया ने फुसफुसाते हुए कहा। आंसू बह निकले। उन्होंने प्रिया को क्यों नहीं रोका? अमित ने आह भरी। शायद उन्होंने सोचा कि सब कुछ खत्म करने का यही एकमात्र तरीका था, या कामत्र के हलक मानी के कामत्र तक पांत्रे। शायद उनमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कारण जो भी हो, कीमत बहुत बड़ी थी। माया चुपचाप बैठ गई। उसके हाथ ढीले पड़ गए। फाइल मेज पर गिर गई। उसे नहीं पता था कि इस सच्चाई के साथ क्या करना है। उसने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन अब अतीत उसे एक ऐसे भूत की तरह जकड़े हुए था जिसे दूर नहीं किया जा सकता था। माया, अमित ने धीरे से पुकारा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन तुम उनके किए के लिए जिम्मेदार नहीं हो। अपनी जिंदगी जीना जारी रखो। सब कुछ पीछे छोड़ दो। माया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की किरण चमक उठी। तुम सही कह रहे हो। मैं अतीत को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अपना भविष्य तय कर सकती हूँ। वह खड़ी हो गई। उसकी नजर खिड़की की ओर थी, जहां शानदार सूर्यास्त पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। हालांकि सिंह परिवार का अंधेरा अभी भी था। माया जानती थी कि उसने अपने लिए रोशनी पाली है, और इस बार वह किसी को या किसी भी चीज को उसे वापस अंधेरे में खींचने नहीं देगी। माया कैफे से बाहर निकली। अमित से बात करने के बाद उसका दिल हल्का हो गया था। हालांकि उसके द्वारा बताई गई सच्चाइयों ने उसे अभी भी परेशान कर रखा था, लेकिन वह जानती थी कि अतीत का सामना करना जरूरी था, ताकि वह उसे छोड़ सके और अपने लिए जी सके। आज शाम शहर हर दिन से ज्यादा चमकीला था। सूर्यास्त की आखिरी किरणें सड़कों को सुनहरा कर रही थीं, जिससे सब कुछ एक गर्म रंग की परत से ढका हुआ लग रहा था। माया व्यस्त भीड़ के बीच चली। मन ही मन बीती बातों के बारे में सोच रही थी। अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटने पर माया अपनी मेज पर बैठ गई। श्री विक्रम के पत्र और अमित द्वारा छोड़ी गई फाइल को देख रही थी। वह दोनों को जलाने में झिझक रही थी, ताकि सिंह परिवार से सारे संबंध खत्म हो जाएं।
लेकिन दिल की गहराई में वह जानती थी कि उन सबूतों को मिटाने से वह भूल नहीं पाएगी। माया ने उन्हें एक बक्से में बंद कर दिया, जैसे खुद को याद दिलाने के लिए कि उसने सब कुछ पार कर लिया है और अतीत से मिले सबक उसे भविष्य में और मजबूत बनाएंगे। एक दिन माया को एक अनजान नंबर से फोन आया। पहले तो उसने मना करने का सोचा, लेकिन जिज्ञासा ने उसे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। माया, मैं हूं। श्री विक्रम की आवाज़ आई, जो पिछली बार सुनने से ज़्यादा खुरदरी थी। श्री विक्रम। माया हैरान थी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। माया, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ और नहीं सुनना चाहती, लेकिन एक बात है जो मैं कहे बिना नहीं रह सकता। प्रिया, वह जेल में मर गई। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या कर ली। माया सन्न रह गई। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। आपने मुझे फोन क्यों किया? श्री विक्रम एक पल के लिए चुप रहे, फिर कहा, उनकी आवाज़ में पछतावा था, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई और नहीं है, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि रोहन के साथ, प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी गलती थी। अगर मैं चुप नहीं रहता, अगर मैंने हिम्मत से सच्चाई का सामना किया होता, तो शायद चीज़ें अलग होती। माया ने उनकी आवाज़ में दर्द महसूस किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। पश्चाताप के शब्द अब कुछ नहीं बदल सकते थे। श्री विक्रम, मुझे नहीं पता कि मैं आपको माफ़ कर पाऊंगी या नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप खुद को माफ़ कर देंगे, अपनी बची हुई जिंदगी को सिर्फ पछतावे में न गुजारें। बातचीत खत्म हो गई, लेकिन भारीपन का एहसास माया के साथ बना रहा। वह उठी और बालकनी में चली गई ताकि ठंडी हवा उसके दिमाग को शांत कर सके। समय बीतता गया। माया ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को स्थिर कर लिया। उसने एक छोटी सी बेकरी खोली, जहां वह स्वादिष्ट व्यंजन बनाने और प्यारे ग्राहकों से बात करने में अपना समय बिताती थी। व्यस्त काम के दिन उसे अतीत को भूलने में मदद करते थे, लेकिन हर रात दुकान बंद करते समय वह पुरानी यादों को वापस आने से नहीं रोक पाती थी। एक दिन अमित उसकी बेकरी में एक पत्र लेकर आया। माया, मुझे यह रोहन के पुराने सामान की सफाई करते समय मिला। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए है। माया ने पत्र खोला। रोहन की लिखावट देखकर उसका दिल दुख से भर गया। माया, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम बेहतर जी रही हो, ज़्यादा मजबूत हो, और अब मेरे परिवार द्वारा लाई गई चीज़ों से बंधी नहीं हो। मुझे खेद है कि जब तुम इस परिवार में थीं तो मेरी कहामे के बाद तुम साले, एक पुरस्कार बाद तुम साल कर ये मिल्की हो। तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, लेकिन एक बात मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम ही एकमात्र चीज़ थी जिसके लिए मुझे इस दुनिया को छोड़ते समय पछतावा हुआ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को माफ़ कर दोगी, कि तुम खुशी से जियोगी, क्योंकि यही मैं हमेशा चाहता था। तुम्हें शुभकामनाएं, रोहन। माया ने पत्र मोड़ लिया। आंसू उसके गालों पर गिर रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे दुख और धोखे के बीच रोहन अभी भी उसके बारे में इतनी सच्ची भावनाओं के साथ सोचता था। माया ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल भावनाओं से भरा था, लेकिन धीरे धीरे हल्का भी हो रहा था। वह जानती थी कि भले ही अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य हमेशा एक विकल्प होता है। कई साल बाद माया अपनी बेकरी के सामने खड़ी थी, जो अब पड़ोस में एक प्रसिद्ध स्थान बन गई थी। ग्राहकों की मुस्कान, उनकी प्रशंसा उसे जीवन को सार्थक महसूस कराती थी। आज एक विशेष ग्राहक दुकान पर आया, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसने सूट पहना था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह अंदर आया, दुकान के आरामदायक माहौल को देखा, फिर काउंटर पर आया।
मिस माया, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? माया ने ऊपर देखा, थोड़ी हैरान हुई। आप कौन हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं श्री विक्रम का वकील हूँ। उस व्यक्ति ने धीमी विनम्र आवाज़ में जवाब दिया। मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण काम के लिए आया हूँ जो उनसे संबंधित है। श्री विक्रम का नाम सुनकर माया का दिल अनायास ही डूब गया। उनके आखिरी फ़ोन कॉल के बाद कई महीने बीत चुके थे और उसने तब से उनके बारे में कोई खबर नहीं सुनी थी। क्या वह ठीक है? माया ने चिंता भरी आवाज़ में पूछा। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उदासी थी। श्री विक्रम का 2 हफ्ते पहले निधन हो गया। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था कि उनके मरने से पहले मैं आपको कुछ कागजात सौंप दूं। माया स्तब्ध रह गई। एक खालीपन ने उसे घेर लिया। हालांकि उसने सिंह परिवार छोड़ दिया था, लेकिन श्री विक्रम ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे कठिन दिनों में उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी। वकील ने मेज पर एक बड़ा लिफाफा रखा। अंदर एक फाइल और एक पत्र था। माया ने पत्र खोला, परिचित लिखावट की हर पंक्ति को पढ़ा। माया, जब तुम यह पत्र पढ़ रही होगी तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मुझे पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया वह उन दुखों को मिटाने के लिए काफ़ी नहीं है जो इस परिवार ने तुम्हें दिए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मेरे आखिरी दिनों में मेरी केवल एक ही इच्छा थी कि तुम बहुत खुशी से जियो। मैंने तुम्हारे लिए परिवार की संपत्ति का एक हिस्सा छोड़ा है, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि पैसा भरपाई कर सकता है, बल्कि इसलिए कि मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हें उस भविष्य को बनाने में आसानी देगा जो तुम चाहती हो। माया, तुम इस परिवार में एकमात्र व्यक्ति हो जिसने अपनी मासूमियत और दयालुता को बनाए रखा है। ऐसे ही जीना जारी रखो और किसी को या किसी भी चीज़ को तुम्हें गिराने मत देना। तुम्हें हमेशा शांति मिले, श्री विक्रम। माया ने पत्र पढ़ना समाप्त किया। उसके आंसू चुपचाप बह रहे थे। उसके दिल में मिश्रित भावनाएं उमड़ पड़ीं। पछतावा, कृतज्ञता और एक ऐसे व्यक्ति को खोने का दर्द जिसे वह कभी सिंह परिवार में एकमात्र विवेक वाला व्यक्ति मानती थी। वकील ने आगे कहा, श्री विक्रम ने आपके लिए एक बड़ी संपत्ति छोड़ी है, लेकिन उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि आप इसका सार्थक उपयोग करें। यदि आप सहमत हैं तो मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने में आपकी मदद करूंगा। माया चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें पत्र पर टिकी थीं। एक पल के बाद उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ हल्की लेकिन दृढ़ थी। मैं ये करूंगी। मैं चाहती हूं कि यह पैसा ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। कुछ महीने बाद माया ने रोशनी नाम से एक चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की जो गरीब बच्चों और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता पर केंद्रित था। उसकी बेकरी दयालुता का प्रतीक बन गई। एक ऐसी जगह जहां लोग न केवल केक का आनंद लेने आते थे, बल्कि अपनी कहानियां, अपनी कठिनाइयां साझा करने और उम्मीद पाने भी आते थे। एक दिन जब माया दुकान में व्यस्त थी, लगभग 10 साल की एक छोटी लड़की एक ड्राइंग शीट हाथ में लिए अंदर आई। लड़की झिकते हुए माया के पास आई और कागज़त ऊपर उठाया। माया, आंटी, मैंने आपके लिए यह बनाया है। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरी माँ को नौकरी दिलाने में मदद की। माया ने तस्वीर को देखा। एक छोटे से घर में गर्म रोशनी और दरवाजे पर एक मुस्कुराती हुई महिला खड़ी थी। उसका दिल गर्म हो गया और वह लड़की पर मुस्कुराई। धन्यवाद बेटा, यह सबसे अच्छा उपहार है जो मुझे कभी मिला है। माया ने लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। दुख भरे दिन, सिंह परिवार के काले रहस्य अब केवल धुंधली यादें थीं। माया ने अपना रास्ता खुद बना लिया था। एक ऐसा रास्ता जहां वह न केवल अपने लिए जीती थी बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी लाती थी। सूर्यास्त के समय माया दुकान के दरवाजे पर खड़ी थी।
आखिरी ग्राहकों को जाते हुए देख रही थी। वह मुस्कुराई, उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। आखिरकार उसने फुसफुसाया, मुझे भी शांति मिल गई। कहानी खत्म हो गई, लेकिन माया की छोटी बेकरी के सामने खड़ी तस्वीर जो जीवन और आशा से भरी थी, एक गर्मजोशी का एहसास छोड़ गई। जैसे एक याद दिलाती हो कि अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मजबूत लोगों के लिए हमेशा रास्ते के अंत में प्रकाश होता है। माया की कहानी एक भावनात्मक यात्रा है, जहां अतीत के साए उसे घेरते हुए लगते हैं, लेकिन साहस और दृढ़ संकल्प के कारण उसने अपने लिए प्रकाश खोजने के लिए सब कुछ पार कर लिया। एक कमजोर लड़की से जो साजिशों और दर्द में दबी हुई थी, माया एक मजबूत महिला बन गई जिसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिर से बनाई। अप्रत्याशित मोड़ पात्रों के बीच संघर्ष और सिंह परिवार में उजागर हुए रहस्य ने एक ऐसी कहानी बनाई जो न केवल नाटकीय थी बल्कि गहरी भी थी। यह सिर्फ माफी या सच्चाई की कहानी नहीं है, बल्कि यह भी एक अनुस्मारक है कि हम हमेशा उठ सकते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं, चाहे अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न हो। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। और अगर आप माया की यात्रा को जारी रखना चाहते हैं और सिंह परिवार के बारे में छिपे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें, ताकि आप भागदौड़ को मिस न करें। अप्रत्याशित और भावनात्मक मोड़ अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और मैं आप सभी से समर्थन की उम्मीद करता हूं, ताकि मैं और भी दिलचस्प कहानियां ला सकूं। आइए एक तली साल का नीता और बीत आने का अंकी करने की साथ इस यात्रा पर चलें। आप सब कहां से हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे सबके साथ ज़रूर शेयर करें।